अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मुकालमा के एक और एपिसोड के साथ मैं आपकी होस्ट लारिया फातिमा हसन आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज के इस मुकालमे में हम बातचीत करेंगे कि सीपेक का पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है और साथ ही साथ इस बारे में भी बातचीत करेंगे कि सीपेक से हमारे यूथ को क्या फायदा हासिल हो सकता है। ऐसी कौन सी डाइवर्स फील्ड्स हैं कि जिनमें हमारे यूथ एक्सपर्टीज हासिल करके सीपेक में अपना नाम बनवा सकती है। आज के हमारे मेहमान हैं मिस्टर शकील अहमद रामी। आप आप डायरेक्टर हैं चाइना स्टडी सेंटर एसडीपीआई के और महारत हासिल रखते हैं सी पेक और इकोनॉमी में। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें इस मुकालमे के लिए ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम, इट्स माय प्लेयर। अच्छा सर, सबसे पहले आपसे बातचीत करेंगे सी पेक के हवाले से। क्या आप थोड़ा सा मुख्तसर हमें ये बता सकते हैं कि सी पेक का पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है? देखिए, सीपैक जो है कि एक मल्टी डिमेंशनल प्रोजेक्ट है। इसके बहुत सारी जहतें हैं कि जो कि हमारी माइशत पे जिसका मुस्बत असरात हो सकते हैं। मसलन सबसे पहले हम देखेंगे इस वक्त हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या थी जब सीपैक स्टार्ट हुआ। हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत ये थी कि हमारा जो कि तवानाई का और जो कि सड़कों का निज़ाम है या रेल का निज़ाम है वो बड़ी बुरी हालत में था। तो हमारा ये हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर तवानाई और सड़कों के निज़ाम को बेहतर बनाया। आप अभी याद करेंगे 2014-15 में जब सीपैक स्टार्ट हो रहा था उस वक्त लोड शेडिंग की क्या सिचुएशन होती थी। इवन के बड़े बड़े शहरों में कि कितने कितने घंटे बिजली आपको नहीं मिलती थी। इसी तरह जब हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बड़ी बुरी हालत में था कि 2012 में हमने एक असेसमेंट की थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के थ्रू कि पाकिस्तान का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए हमें कितना रिसोर्स चाहिए। ये 2012 की रिपोर्ट के मुताबिक है कि 1.2 बिलियन डॉलर चाहिए था, कि जो हमारा कोई भी दोस्त ममान मुल्क हमें देने को तैयार नहीं था। ये और इसके ख़राब होने की वजह क्या थी कि सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमने नेटो को जो सप्लाई चेन थी कि जो जहाँ से अफगानिस्तान दे के जाते थे सारा सामान हमने उनको दी हुई थी। हालांकि हमने उनको सप्लाई चेन मुफ्त में दी हुई थी, मगर यानी कि बहुत नॉमिनल चार्जेस जो भी होता था बहुत ही कोई लो था। इसके बावजूद हमारा कोई जो कि हमने जिनको ये सहूलत दी हुई थी वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं था। तो सी पैक के थ्रू हमने अपने दो बेसिक प्रॉब्लम को टैकल किया फर्स्ट फेज में। अब सेकंड फेज जो है कि जिसमें इसकी यानी कि बहुत ही हम इसकी बहुत ही क्या कहते हैं कि मल्टीप्लाई कर लें इसको, बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। नंबर एक, इसमें अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर से निकल के हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ भी मूव कर रहे हैं। मतलब जब अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की हम बात करते हैं तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कंसेप्ट को बताता है। सेकंड चीज़ जो है कि हमारी जो इस वक्त सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की, जो सबसे बड़ी ताकत है वो हमारी एग्रीकल्चर है। क्योंकि एग्रीकल्चर जो कि हम देखें इसको कि जो हमारे 38.5% लेबर को डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट देती है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर है टेक्सटाइल, और इसके बाद अब छोटे भी है मसलन लेदर हो गए दूसरे, इनका भी इनपुट जो सारे का सारा एग्रीकल्चर से आता है। इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली इसकी जो कि कंट्रीब्यूशन हमारी जॉब में वो बहुत ज़्यादा है, जॉब के अलावा इकानमी में बहुत ज़्यादा है। कि जो हमारा लोगों का हमारी अर्निंग है, ये अगर सबसे बड़ी एक्सपोर्ट हमारी टेक्सटाइल है, इसका मतलब कि सबसे बड़ी टेक्सटाइल जो कि इम्पोर्ट हमारा फॉरेन एक्सचेंज आता है वो हमारी एग्रीकल्चर इंडायरेक्टली इसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो सी पैक के सेकंड स्टेज में हमने पाकिस्तान और चाइना ने एक एमओयू साइन किया है तो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट पे मिलकर काम करेंगे, जिसमें बहुत सारी जिसमें उन्होंने इंक्लूड की है। मसलन हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करेंगे, हम मैकेनाइजेशन पे काम करेंगे, हम फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे काम करेंगे, क्लाइमेट कम्पेटेबल एग्रीकल्चर पे बात करेंगे, इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों का। और अभी एमओयू साइन हुआ है और उसके बेशतर कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो। चाइना ने हमें 100 मिलियन डॉलर की ऑफर दी है, प्रोग्राम दिया। हमारा जो सोशल डेवलपमेंट का हमारा उनके साथ एग्रीमेंट है उसके अंदर 100 मिलियन डॉलर जो है कि वो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए रखा गया है, जिसमें ये शामिल होगा टिड्डी दल का भी जो भी हमला हुआ है उसको भी कंट्रोल करने में हमें हेल्प करेंगे, और इसके अलावा हमारी दूसरी डेवलपमेंट में जाएंगे। तो तीसरी जो चीज़ है कि सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम में ही कि हमारे इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि यानी कि जो हमारे यूथ है या हमारे दूसरे लोग हैं कि उनके जिनमें स्किल नहीं है उस पर काम करें। और फोर्थ चीज़ जो है कि इसमें आ रही है कि सोशल वो भी सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम के है कि जो हमारे हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टार्ट किया, उसके लिए भी 100 मिलियन चाइनीज़ गवर्नमेंट ने दिया है ताकि वो हाउसिंग सेक्टर स्टार्ट हो सके। और फिफ्थ जो चीज़ है कि उसी के अंदर वो है कि हेल्थ के लिए भी उन्होंने 100 मिलियन डॉलर हमारे साथ कमिट किया है कि वो भी हमें देंगे। तो इस तरह यानी कि अगर आप जितनी भी जहतें इसकी खोलते जाएँ, और इसके तो आप बाखूबी वाकिफ़ हैं कि जो अभी आप यूथ की बात करेंगे उसमें बात करेंगे कि हमारा जो कि एजुकेशन का कॉपरेशन है, और इसी तरह हमारा इसमें क्या कहते हैं ट्रेड का जो कि अभी चीज़ हमारा एफटीए भी हुआ है, तो हमारे लिए इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
अच्छा सर, जैसे आपने बात की कि सीपेक का पाकिस्तान के डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर काफी उसके मुस्बत असरात है, आपने एग्रीकल्चर की बात की, आईटी की बात की, तो सर मुझे ये बताएं कि जैसे कि आजकल कोरोना की वजह से दुनिया के काफी ऐसे ममालिक हैं कि जिनकी इकोनॉमी के ऊपर काफी बुरा असर पड़ा है, तो साथ साथ हमारे सीपेक के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, साथ साथ कोरोना भी आ गया है, और जैसे कि अभी आपने खुद जिक्र किया कि जो एग्रीकल्चर में कुछ इश्यूज आजकल हमारे आए हैं, स्पेशली ये जो टिड्डी दल का जो हमला है, तो आप जरा इस बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि क्या कोरोना का जो ये पूरा सीन एक क्रिएट हुआ है, क्या उसका सीपेक के कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट आया है, क्या वो स्लो हुए हैं या वो उसी तरह से अपना काम जारी है? देखिए, जो हमारी सेकंड फेज स्टार्ट होनी थी उसकी अभी वो स्टार्ट हो चुकी है। जो लोग स्लो करने का प्रोपोगेंडा करते थे, एक्चुअली वो समय नहीं थे, हम एक स्टेज से दूसरी स्टेज को ग्रेजुएट कर रहे थे। अब एक स्टेज आप दूसरी स्टेज को ग्रेजुएट करते हैं, उसमें कुछ तो टाइम लगता है ना। अब उसमें ये तो वो काम हो रहा था, वो वैसे नहीं हो रहा था मंदे, हमारा रोड नहीं बन रहे थे, मगर हम उसी चीज़ों पे लगे हुए थे कि उसको हमने ग्रेजुएट करना है दूसरी चीज़ में। तो उस पे वो वैसे का वैसा ही चल रहा है। कोविड ने इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं डाला, क्योंकि जो चाइनीज़ कंपनी हुकूमत थी, उसने अपनी कंपनीज को दो चीज़ें बड़ी क्लियर किस्म की इंस्ट्रक्शंस दी थी। नंबर एक, कोई भी मरीज कोविड का या केस सी पैक के किसी प्रोजेक्ट के थ्रू पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने ये किया था, जब वो वहाँ से लोग आते थे तो पहले उनको उनके अपने शहर में ही, जहाँ से वो स्टार्ट होते थे, वहाँ 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में करते थे। फिर जब पाकिस्तान में आते थे तो पाकिस्तान में आके दोबारा जो एम्बेसी उनको ट्रेस आउट करती थी, अव्वल वो रिपोर्ट करते थे, अगर नहीं भी हुआ ट्रेस आउट करके हर बंदे को वो उसको 14 का मैंडेटरी करती थी। तो दे टुक वेरी स्ट्रिक्ट मेजर्स कि हमने इसको किसी तौर पर भी यहाँ केस को नहीं आने देना। दूसरी चीज जो गवर्नमेंट ने उनको बड़ी वाज़ेह हदायत दी हुई थी, वो ये थी कि इसके काम पे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कि जिस स्पीड से हम चल रहे हैं वो वैसे का वैसा ही चलना चाहिए। उससे हमें नजर आता है कि जितने भी वो सी पैक के प्रोडक्ट्स चल रहे थे, और इन सब से अगर हम देखें इसको, बल्कि चाइना गवर्नमेंट ने, जब हमारे प्रेसिडेंट साहब चाइना विजिट करने गए तो उन्होंने इसको एक्सपेंड करने की बात की, और दो एमओयूज वहाँ साइन हुए। एक एग्रीकल्चर की तो हम बात कर रहे हैं, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी साइन हुआ। इसका मतलब ये है कि कोविड के दरमियान सी पैक एक्सपैंड हुआ है। चलिए सर, ये तो आपने बहुत अच्छी हमें बात बताई कि कोविड के दौरान ही दो हमारे एमओयू उनके साथ साइन हुए हैं। एग्रीकल्चर वाले पे आपने बात की, जरा पता नहीं कि जो एमओयू साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में साइन हुआ है, इसमें उन्होंने हमें मतलब इसमें क्या ऐसी चीजें हैं कि जो हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है, क्या उसमें ऐसे उन्होंने उस एमओयू का एम किया था? देखिए, ये दोनों जो एमओयू साइन हुए हैं ये बड़े ब्रॉड हैं। इसमें जी। यानी कि आप हर काम कर सकते हैं, मगर आपको उसके लिए अपनी इस्तेताद बढ़ानी पड़ेगी उनके साथ कोऑपरेट करके। और देखना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम बात करते हैं कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। तो जो जी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बात हम करते हैं, तो एमओयू की बात करते हैं, तो उसके जरिए हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं उस पर काम कर सकते हैं। मसलन फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है क्या, इसको जो मेजर मेजर इंडिकेटर्स है वो ये क्वांटम कंप्यूटिंग है, रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 5G है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की चीज़ें। ये कुछ इसके मेजर यानी कि बिग डेटा है। तो अब इनमें से हमने कुछ चीज़ों पे उनके साथ काम करना शुरू करना है, कि इसमें यानी कि आगे हम लेके चलेंगे कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सर्च कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, हम बिग डाटा को कैसे कर सकते हैं, या आईटी स्किल्स कैसे बढ़ा सकते हैं। हवावे जो एक चाइनीज़ कंपनी है, वो ऑलरेडी पाकिस्तान में इस पे काम कर रही है। हायर एजुकेशन कमीशन के साथ मिलकर उन्होंने बहुत सारे लैब्स को सेंटर्स बनाए हैं जहाँ से वो ट्रेनिंग देते हैं। इसी तरह फिर दूसरे हम देखते हैं तो हमारा जो कि खलाई तहकीक के जो कि हमारा स्पार्को है, वो ऑलरेडी चाइना के साथ काम कर रहा है, और हम ये बार बार चीज़ सुन चुके हैं कि हम एक अपना जो सेटेलाइट है वहाँ से फाइट करेंगे। इस तरह ये एक ब्रॉड है। इसी तरह इसको हम ये नहीं कह सकते सिर्फ एक दो एरिया को करेगा। इसी में फिर एजुकेशन का कॉपरेशन की बात करते हैं, R&D के कॉपरेशन की भी बात करते हैं। अब R&D का जो कॉपरेशन है वो तो बहुत वसी है और कसीरुल जहत है। आप उसको क्या कहते हैं कि छोटे से टाइम में नहीं डिस्कस कर सकते। ये है कि एक बेस बना दी गई है, अब इस पे जितनी मर्जी इमारत खड़ी करनी है वो हम पे डिपेंड है। अच्छा सर, जैसे कि आपने इस बातचीत में आपने काफी सारी फील्ड्स का जिक्र किया, आपने सपाटो की बात की, आपने रोबोटिक्स की बात की, और आपने आईटी के सेक्टर की बात की, इवन आपने एग्रीकल्चर के ऊपर भी जिक्र किया। तो सर मुझे ये बताएंगे कि आमतौर पर हम इस बात को तो लोगों को पता होता है कि सीपेक का इकोनॉमी पर काफी अच्छा असर है, लेकिन अक्सर जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे यूथ है, जैसा कि आप जानते होंगे कि पाकिस्तान का एक काफी बड़ा पोर्शन यंगस्टर्स का है, और यूथ है वो जो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं। तो क्या आप ये हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि इन सीपेक के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ऐसी कौन सी फील्ड्स हैं या ऐसी कौन सी एरियाज हैं जहाँ पे यूथ अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं?
देखिए यहाँ तो हर क्या कहते हैं कि हर सेक्टर में यूथ का कंट्रीब्यूशन है और होगा। मतलब देखें ना, अभी जो कि फर्स्ट फेज गई थी, इसमें बहुत सारी अनस्किल्ड जो लेबर थी, या जिसको हम कहते हैं कि जहाँ इलिटरेट लेबर थी, वो ड्यूरिंग द प्रोसेस कंज्यूम हुई। मगर जैसे जैसे एक्सपेंड होता जाएगा तो इसकी जो कि जेहतें हैं बढ़ती जाएंगी। अब जो जो सेकंड जेहत की हम बात करते हैं कि इसमें जो सेकंड फेज में ये चीज़ें होंगी, इसमें आप इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है, उसमें ज़ाहिर बात है उनको स्किल्ड लेबर चाहिए होगी। तो यूथ जो है कि वहाँ पर अपनी उसके मुताबिक देख के अपनी स्किल्स को डेवलप करे। अब देखिए एक चीज़ बड़ी अहम है ज़हन में रखने वाली। अब ये नहीं होता कि आपके पास क्या क्या स्किल है, आपने ये देखना होता है कि आपके क्लाइंट को क्या स्किल चाहिए। जो आपके बिल्कुल। क्लाइंट को स्किल चाहिए होगी तो आपने उस पे काम करना है। देखिए ना, मैं क्या कहते हैं कि एक बंदा है, उसने मेडिकल में पाकिस्तान को टॉप किया है, वो हम्म, इंजीनियर की जॉब को ढूंढना, कहता है ये देखो उस फैक्ट्री में मेरे लिए जॉब नहीं है, वहाँ इंजीनियर की जॉब चाहिए। इस तरह बिल्कुल। के इंजीनियर है तो वो हॉस्पिटल में नहीं जाके जॉब कर सकता। तो हम्म, जो ये चीज़ फंडामेंटली देखनी पड़ती है कि मेरे एम्प्लॉयर्स को क्या चाहिए, उसके हिसाब से मैं अपना बढ़ाना है। फिर अभी हमें जैसा बात कर रहे थे, अब देखिए यूथ के लिए सी पैक के प्रोजेक्ट्स में बहुत सारा पोटेंशियल है, और कॉपरेशन जो दूसरे कॉपरेशन मैकेनिज्म उनमें से भी है। हम एजुकेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए इस वक्त पाकिस्तान के ऑलमोस्ट मैं 28,000 स्टूडेंट्स जो है कि वो चाइना में है, और अब वो नंबर बढ़ रहा है। अब जो चाइना है कि वो हमें बहुत ज़्यादा यानी कि फैसिलिटेट कर रहा है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो चाइना का रुख करें। उस स्कॉलर उन उसमें जो ओवरवेलम मेजॉरिटी है, वो सारी की सारी स्कॉलरशिप पे है। उसमें कुछ लोग तो अपने पर भी गए हुए, प्राइवेट भी गए हुए हैं, मगर जो ज़्यादा लोग हैं कि वो स्कॉलरशिप से हैं जो गवर्नमेंट ऑफ चाइना उनको प्रोवाइड करती है। एक एजुकेशन में है। अगर हम इसको बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट में, फिर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की भी कोलैबोरेशन है। अब सॉरी, पाकिस्तान की तरफ से अगर हम बात करते हैं, तो आप देखें जो नेफ्टा है या नेफ्डेक है या टेप्टा है, ये सारे ये चाइना के साथ क्लोजली काम कर रहे हैं, उनके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ काम कर रहे हैं। इसी तरह स्किल की जो यूनिवर्सिटी लाहौर में लॉन्च हुई है चाइना के तावन से, तो जो अभी आल दो नंबर है उसका काम है, मगर वो एक्सपैंड करेगी। तो स्किल के भी हैं, एजुकेशन के भी हैं। एक चीज़ ये तो होगी कैपेसिटी बिल्डिंग तरह हम जब बात करते हैं। अब इसकी दूसरी तरफ आ जाएं, अब देखेंगे जो एक तो ये है कि हमारी फैक्ट्रियां बनेगी, जो उसके हम एस की बात करते हैं या दूसरी बात करते हैं। तीसरी जो अपॉर्चुनिटी है, जब ये रूट इस्तेमाल होगा, सी पैक रूट, ये ट्रांजिट ट्रेड के लिए भी यूज़ होगा या दूसरे मकासद के लिए भी यूज़ होगा। इसमें हमारी जो यूथ है वो इंटरप्रेन्योर अगर अपनी स्किल्स को डेवलप करती है तो मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस और भी स्टार्ट कर सकती है। अब देखिए ये एक बात है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपने यूटिलाइज कैसे करना है। अब मेरा ख्याल कहता है कि यूथ को जो मेन फोकस होना चाहिए, वो जॉब से ज़्यादा इंटरप्रेन्योरशिप पे होना चाहिए। क्योंकि इंटरप्रेन्योरशिप क्योंकि अगर करेंगे तो हो सकता है उस सेक्टर में वो बहुत से यानी कि अनएजुकेटेड लोगों को भी इन्वॉल्व कर लें। मैंने एक पिछले दिनों आपने सुना होगा कि शुरू हुए थे, ये तंदूर का सिस्टम था, वो कुछ एजुकेटेड लोग थे, उन्होंने एक डिफरेंट तरीके से शुरू किया। उसमें एक तो अपने लिए भी रोजी उन्होंने पैदा की, बाकी उन्होंने बहुत से अनस्किल्ड लोगों के लिए भी रोजी पैदा की। तो मेरा ख्याल करता है यूथ को जब सीपैक को देखते हुए इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहिए। इस वक्त जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज है वो नंबर यानी कि बेतहाशा है। आप देखिए आप ऑनलाइन उनके साथ क्या बिजनेस करना चाहते हैं, आप यहाँ से क्या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वहां से क्या इंपोर्ट करना चाहते हैं। आप यहाँ से उनको क्या दूसरी सर्विस, मतलब अभी चाइनीज कंपनी को बहुत सारी लीगल सर्विसेज भी चाहिए होंगी, उनको बहुत सारी कंसल्टेंसी सर्विसेज भी चाहिए होंगी, उनको मेडिकल फैसिलिटीज भी चाहिए होंगी। तो वो विल बी द इन अ बेटर पोजीशन टू मार्केट द स्टफ, दे विल बेनिफिट। चलिए सर, ये तो आपने बहुत अच्छी बात हमारे व्यूअर्स को बताई, क्योंकि अक्सर जब हम सीपेक का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ यही बात आती है कि हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा या शायद हमारी हुकूमत को इससे फायदा हो जाएगा। लेकिन ये कुछ जो एरियाज हैं, ये काफी ये वो है जिसमें डिस्कशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सीपेक के प्रोजेक्ट आगे बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली जो जो ह्यूमन कैपिटल होगा वो इन्हीं लोगों में से होगा जो आज पढ़ लिख कर आगे बढ़े हैं। सर मुझे ये बताएं कि कोई एक ऐसा मैसेज जो आप हमारी यूथ को देना चाहें, जैसे आपने भी खुद जिक्र किया कि हम जो है वो बहुत ज्यादा कन्वेंशनल चीजों की तरफ जाते हैं, हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। आज भी मैं आपको ये यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जिनको इस एरिया में सोचने का कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ होगा कि कभी कि उन्हें लीगल सर्विसेज भी चाहिए होंगी, उन्हें एग्रीकल्चर में सर्विसेज चाहिए होंगी। तो आप क्या समझते हैं हमारी यूथ को ऐसा क्या चेंज करने की जरूरत है कि जो अपना पोटेंशियल जो उनके अंदर इतना है वो उसको रिकग्नाइज कर सके और उसको एक पॉजिटिव वे में यूज कर सके? देखिए एक हदीस आती है कि अल कासिबु हबीबुल्लाह, हमें मेहनत करना सीखना है। हमें देयर इज़ नो शॉर्टकट, यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ कोई आपको जाते ही बंद देखे ना, आप दुनिया के बड़े बड़े लोगों की मिसाल देते हैं कि जो उस बंदे ने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर ली या उस बंदे ने ये कर दिया वो कर दिया। आप कभी उसकी बैक पे पढ़े उसने कितनी मेहनत की है। मतलब आप स्टीव जॉब की मिसाल देते हैं तो आप देख कितनी दफ़ा वो फायर हुआ, कितनी दफ़ा उसको यानी कि मुख्तलिफ चीज़ों में गया। तो आप किसकी मिसाल ठाक देख लें।
तो बेसिकली जो हमारी यूथ है उसको एक चीज़ समझनी चाहिए, मेहनत करना ज़रूरी है और पेशेंस रखना चाहिए। अब ये नहीं होता कि आज आपने डिग्री की है, कल को आपको हम कहेंगे कि आपको किसी भी एक गवर्नमेंट के इदारे का चेयरमैन लगा दें, ऐसे नहीं होता है। आपको अर्न करनी पड़ती हैं चीज़ें। आपको ये यानी कि हमारा जो रिवाज है ना शॉर्टकट का या लिंकेजेस यूज करके कोई जॉब ले लेने का या ये जो करने का बिजनेस करने का, इसको डिस्कस करने की जरूरत है। हमें सिर्फ एक चीज पे ध्यान देने की जरूरत है, अगर हम हैसल को हम आगे बढ़ना चाहते हैं या हम के हमारे इंडिविजुअल भी हम तरक्की करना चाहते हैं तो हमें मेहनत करना सीखना होगा। बहुत खूबसूरत बात की सर आपने कि बिना मेहनत किए हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का जो मुकाबला है वो अपने अख्ताम को पहुंचता है। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया, इतनी अच्छी बातें हमारी यूथ को बताई और मुझे उम्मीद है कि इन सब बातों से जरूर उन्होंने उन्होंने कुछ सीखा होगा और वो सोचेंगे इस बारे में कि सीपैक एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसमें पाकिस्तान की हर फर्द के लिए कोई ना कोई चीज छुपी हुई है। लेकिन जैसा आपने कहा कि मेहनत जरूरी है, पेशेंस जरूरी है। बहुत शुक्रिया सर आपने हमें आज के प्रोग्राम के लिए ज्वाइन किया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज।